नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारतीय शेयर बाजार के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ सेगमेंट के नियम। जी। हमारे पास एक विश्लेषण है जो ये देखता है कि मौजूदा नियम, खासकर जो सेबी ने बनाए हैं, वो हम जैसे छोटे निवेशकों, रिटेल ट्रेडर्स पर कैसे असर डालते हैं। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का कहना है कि कुछ नियम शायद थोड़े पुराने हो गए हैं और रिटेल ट्रेडर्स के लिए, खासकर जो हेजिंग करते हैं ना, उनके लिए ज्यादा मददगार नहीं है। हाँ, ये बात तो है। इसमें अमेरिका, यूके जैसे बाजारों से तुलना भी है और सुधार के सुझाव भी। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मुख्य चिंता यही है कि कई नियम ऐसे हैं जो कम जोखिम वाली स्ट्रेटजीज जैसे हेजिंग हुई, उनको महंगा बना देते हैं। अच्छा। हाँ, और अनजाने में ही सही इससे होता क्या है कि जो ज्यादा रिस्क वाले ट्रेड हैं, बिना हेजिंग वाले, उनको ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है। तो ये विश्लेषण कुछ खास नियमों और उनके असर पर रोशनी डालता है। ठीक है। तो सबसे पहले फिर मार्जिन की बात कर लेते हैं। ये विश्लेषण कहता है कि भारत में हर शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन पर पूरा मार्जिन लगता है, मतलब हेज किया हो तब भी। जी हाँ, बिल्कुल। यही एक बड़ा मुद्दा है। मान लीजिए किसी के पास रिलायंस के शेयर हैं, ठीक है? और वो उसके सामने कॉल ऑप्शन बेचता है। हाँ हाँ, कवर्ड कॉल जिसे कहते हैं। हाँ, कवर्ड कॉल। तो भी उसे उस शॉर्ट कॉल पर पूरा स्पैन प्लस एक्सट्रीम लॉस मार्जिन देना पड़ता है। अरे, मतलब वो जो एक्सचेंज लेता है मैक्सिमम लॉस कवर करने के लिए। वही। अब ये जो है, ये अमेरिका जैसे बाजारों से बिल्कुल अलग है। अच्छा। वहां कैसे होता है? वहां ऐसी कवर्ड कॉल पर कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस मार्जिन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भाई शेयर तो आपके पास है ही, वो ही कोलैटरल है, गारंटी है। सही बात है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जहां असल में रिस्क लगभग शून्य है कवर्ड कॉल में, वहां भी रिटेलर को अपनी पूंजी का समझ लीजिए 15 से 30% तक मार्जिन में फंसाना पड़ सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है ना? तो सुझाव यही है कि गिरवी रखे शेयरों को ऑप्शन मार्जिन कैलकुलेशन में शामिल किया जाए। और मजे की बात यह है कि एनएसई के नियम शायद इसकी इजाजत देते भी हैं तकनीकी रूप से। तो फिर लागू क्यों नहीं है? खैर, ये होना तो चाहिए, लागत कम होगी इससे। बिल्कुल। कवर्ड कॉल्स जैसी स्ट्रेटजी सस्ती होंगी। अच्छा, एक और बात सामने आई, लंबी अवधि के ऑप्शंस पर एक्स्ट्रा मार्जिन, ये क्या है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प नियम है। विश्लेषण के अनुसार अगर आप 9 महीने से ज्यादा की एक्सपायरी वाले इंडेक्स ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा। 5% ज्यादा क्यों भाई? सही कहा आपने। ये सवाल तो उठता है, ये नियम असल में लंबी अवधि के हेज को, जो अक्सर कम रिस्क वाले होते हैं, उनको और महंगा बना देता है। मतलब उल्टा हो रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। नतीजा ये होता है कि ट्रेडर को शायद 1 साल के ऑप्शन पर जो सस्ता हेज हो सकता था, 1 महीने वाले ऑप्शन से भी ज्यादा मार्जिन देना पड़ जाए। ये तो तर्क के थोड़ा खिलाफ लगता है। बिल्कुल, क्योंकि लंबे अवधि के ऑप्शंस में आमतौर पर गामा रिस्क यानी अचानक तेजी से भाव बदलने का खतरा कम होता है। तो सुझाव साफ है कि 5% पेनाल्टी हटाई जाए या बहुत कम की जाए, जैसा अमेरिका और यूरोप में है। ठीक है। अब पोजीशन लिमिट्स की बात करते हैं। पहले वो 500 करोड़ रुपए वाली नोशनल लिमिट थी ना? हाँ, थी। उसका असर छोटे ट्रेडर्स पर भी पड़ सकता था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सेबी इसे बदल रही है, डेल्टा आधारित लिमिट ला रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जानकारी है। सेबी अब डेल्टा आधारित लिमिट ला रही है, शायद 1500 करोड़ रुपए नेट की, और ये वाकई एक पॉजिटिव कदम है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो पुरानी नोशनल लिमिट थी ना, उसका ताल्लुक पोजीशन के असली रिस्क से उतना नहीं था जितना उसको मापने के तरीके से था। डेल्टा आधारित लिमिट्स जो हैं, वो पोजीशन के सही डायरेक्शनल रिस्क को ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ती हैं। तो इससे उन ट्रेडर्स को मदद मिलेगी जो सच में हेजिंग कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बड़ी नोशनल वैल्यू दिखा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अपनाना और शायद उनकी सीमा को और बढ़ाना बाजार के लिए बेहतर हो सकता है। ये एक बात मुझे वाकई चौंका रही है इस विश्लेषण में, कि हेजर्स और सट्टेबाजों, मतलब स्पेक्युलेटर्स के साथ लगभग एक जैसा बर्ताव होता है मार्जिन के मामले में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब अगर मैं अपने पास रखे शेयरों के अगेंस्ट कॉल बेचकर अपना रिस्क मान लीजिए जीरो कर रहा हूं, जीरो नेट डेल्टा है जिसे कहते हैं, तो मुझे उतना ही मार्जिन देना होगा जितना वो बंदा देगा जो बस हवा में कॉल बेच रहा है। सच में? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मौजूदा नियमों में यही हो रहा है। जबकि अब दुनिया भर में देखें, जैसे अमेरिका में, तो वहां हेजिंग को बढ़ावा देने के लिए मार्जिन में छूट मिलती है, क्रेडिट मिलते हैं। अच्छा।
ब्रोकर्स वहाँ कवर्ड ऑप्शंस या स्प्रेड पोजीशंस के लिए कम मार्जिन चार्ज करते हैं। लेकिन भारत में इस नियम के कारण क्या हो रहा है, जो लोग रिस्क कम कर रहे हैं वो एक तरह से ज्यादा रिस्क लेने वालों की ट्रेडिंग को सब्सिडी दे रहे हैं। अरे यार, ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो सुझाव बहुत साफ है कि कवर्ड कॉल्स जैसे जो नेचुरल हेज है उनके लिए मार्जिन में स्पष्ट रूप से छूट लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा विश्लेषण में कुछ और मुद्दों का भी जिक्र है शायद, जैसे वो ब्रोकर या सब ब्रोकर वाला नियम। हाँ, एक नियम है कि ब्रोकर या सब ब्रोकर सिर्फ एक ही स्टॉक ब्रोकर से जुड़ सकते हैं। विश्लेषण इस पर भी सवाल उठाता है कि क्या ये आज के समय में सही है। और वो बड़े ऑर्डर्स वाला क्या मामला था? हाँ, कुछ बड़े संस्थागत ऑर्डर्स जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के मामले सामने आए थे। उनको बिना किसी खास रोक टोक के सीधे सिस्टम में डालने की अनुमति पर भी सवाल है। क्या इससे बाजार में अचानक गड़बड़ी हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। तो संक्षेप में कहें तो ऐसा लगता है कि ये कुछ नियम शायद थोड़े पुराने रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों पर आधारित है। हाँ, ज्यादा ब्रोकर से जुड़ पाना, ये सब दिखाते हैं कि बाजार की स्थिरता और ट्रेडर की आजादी, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। सही है। सुझावों में सब ब्रोकर्स को मल्टी एफिलिएशन की अनुमति देना और बड़े ऑर्डर्स को संभालने के लिए एक्सचेंज लेवल पर कुछ नियम बनाना भी शामिल है, ताकि बाजार में अचानक उथल-पुथल ना हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, मतलब क्या समझे हम इससे? देखिए, सार यही लगता है कि मौजूदा एफएनओ नियमों में सुधार की काफी गुंजाइश है, ताकि ये नियम रिटेल ट्रेडर्स के लिए, खासकर उनके लिए जो हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा मददगार बने, ज्यादा अनुकूल हों और साथ ही बाजार की सुरक्षा भी बढ़े। सही कहा, मतलब नियमों को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। हाँ, और ये हमें एक और अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ठीक है, नियमों में बदलाव तो अपनी जगह है ही, हाँ, लेकिन इनके अलावा क्या ज्यादा पारदर्शिता और बेहतर एजुकेशन, क्या ये चीजें रिटेल ट्रेडर्स को एफएनओ ट्रेडिंग के जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और संभालने में मदद कर सकती हैं, चाहे रेगुलेटरी माहौल कैसा भी क्यों ना हो? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शिक्षा और पारदर्शिता, इस पे जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल।